Good evening, students. हेलो। हाँ बच्चों, ये स्क्रीन दिख रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें। हेलो। हाँ बच्चों, अभी आवाज आ रही? एक और है क्या? एक और साउंड है? अच्छा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। आई होप सबको आवाज आ रही है मेरी। नोट्स दिखाई दे रहा है सबको? एक बार वापस यस बोलो, टाइप करो। ओके, so let's start. Student, last lecture we were discussing, actually you can say, performance unit number 4. We were discussing appropriation of payments. Can you see that on the screen? 4.9. And I think I have covered one point also, taking example of bill of exchange. Is that okay? So let's start. First, again I revise that first point, section 59. What I have discussed last lecture, बच्चों लॉ क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक डेटर क्रेडिटर को एक से ज्यादा डेब्ट्स देने का है, यानी बिल पेमेंट करने का है, बराबर है? मैंने एग्जांपल लिया था। मान लो क्रेडिटर ने डेटर के ऊपर, ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर दो बिल ड्रॉ किया है, एक 10,000 का, एक 5,000 का। दोनों के ड्यू डेट्स अलग अलग है, ड्यू डेट फॉर पेमेंट। एंड अगर डेटर सेकेंड बिल का पेमेंट पहले करता है, जिसका ड्यू डेट बाद में आएगा, ये पैसा लो एंड मेरा सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर करो, एंड अगर क्रेडिटर वो पैसे को एक्सेप्ट करता है,
तो आपको लगता नहीं उसको वो पैसा उसी बिल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिस बिल के लिए डेटर ने बोला है उसे? याद आया बच्चे एग्जाम्पल? लास्ट टाइम मैंने बताया था। देखो समझ में आ रहा है तो बोलना क्लियर कट, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन अगेन। बच्चों मैंने कहा दो बिल पेमेंट बाकी था। डेटर क्रेडिटर को दो बिल पे करने वाला था, एक 10,000 का, एक 5,000। पहला ड्यू डेट किसका आने वाला था? 10,000 का। फिर उसके बाद ड्यू डेट किसका आएगा? 5,000 का। लेकिन व्हाट द डेटर हैज डन, बराबर है, उसने 5,000 का क्रेडिटर को पेमेंट किया एंड कहा कि मेरा सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज पहले हॉनर करो। तो क्रेडिटर को वहां पे उसको स्टॉप कर देना चाहिए था। फर्स्ट यू क्लियर माय फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000, देन यू क्लियर योर सेकंड बिल। लेकिन क्रेडिटर ने ऐसा नहीं किया। ही एक्सेप्ट्स दैट पेमेंट। So when he accepts that payment, he has to apply that payment towards second bill, not the first. क्योंकि वो डेप्ट डिस्चार्ज करते समय डेटर ने क्लियर कट इंडिकेट किया था कि मैं ये पैसा किस बिल के टुवर्ड्स पेमेंट कर रहा हूं। अगर बच्चों ड्रॉवर वो पैसा, क्रेडिटर वो पैसा एक्सेप्ट करता है तो ही हैज टू अप्लाई इट अकॉर्डिंगली। ओके, मुझे याद है मैंने लास्ट वीक ये पढ़ाया था आपको, सेक्शन 59 रिकॉल हो रहा है। आई थिंक कुछ बच्चों को जरूर रिकॉल होना चाहिए। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों मैं एक बार वापस रीड कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दो। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन? लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने। डेटर जब पेमेंट करता है तो उस पेमेंट का अप्रोप्रिएशन, उसका मतलब क्या? आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। एडजस्टेड अगेंस्ट डेब्ट, वेरी गुड। कि देखो मैं ये जो पेमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पेमेंट मेरा पर्टिकुलर डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करो। ऐसा डेटर क्लियर कट बोल के पेमेंट करता है तो बच्चों उसके पेमेंट को उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा क्रेडिटर को, जैसे जैसे पर्टिकुलरली पर डेटर ने इंडिकेट किया। तो अप्रोप्रिएशन मतलब एडजस्टमेंट ऑफ डेब्ट, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट अगेंस्ट डेब्ट। तो बच्चों आई थिंक आंसर दे रहे हो, मतलब कुछ बच्चों को जरूर रिकॉल हो गया होगा। तो व्हाट सेक्शन 59 सेज, हेडिंग क्या पढ़ो देखो, अभी अभी हमने रिवाइज किया उसे। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट application of payment where the debt to be discharged is indicated. Okay, where the debt to be discharged is indicated. Who has indicated? The drawee, बरोबर है, या आपकी भाषा में डेटर। तो बच्चों वर्डिंग्स क्या लिखा है देखो। when debtor so when debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, a very important line, अगर क्रेडिटर ने एक्सेप्ट किया तो ही है, the payment if accepted must be applied accordingly. must be applied मतलब must be adjusted accordingly. जिस डेप्ट के टुवर्ड्स बच्चों ये पेमेंट दिया जा रहा है, अगर क्रेडिटर वो पैसा एक्सेप्ट करता है तो बच्चों
he has to apply, he has to adjust that payment towards that debt which is indicated by the debtor. तो बच्चों मैंने वापस 10 मिनट वेस्ट किया इसके ऊपर. shall I assume section 59 क्लियर है लॉ? यस नो में जरा रिस्पॉन्स देते चलो सब लोग. बच्चों मुझे आइडिया आएगा कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और वेदर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ओके, so that will again encourage me to explain it again or not. Better you give your response. नहीं समझा है बच्चों तो क्लियर कट बोल देने का नहीं समझा है. I will explain it again. Let us start with the section 60. सेक्शन 60 से स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर शायद ये डिस्कस नहीं हुआ था. बच्चों व्हाट विल बी द सिचुएशन, नाउ यू फर्स्ट गिव मी द आंसर एंड डोंट रीड दैट नोट्स, कि अगर डेटर ने कोई पेमेंट दिया क्रेडिटर को, या आपकी लैंग्वेज में ड्रॉई ने अगर कोई पेमेंट दिया ड्रॉवर को ऑन अकाउंट, एंड किस डेट के टुवर्ड्स एडजस्ट करना है, किस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, अगर ऐसा इंडिकेट नहीं किया तो, ऐसा इंडिकेट नहीं किया तो एजम्पशन क्या हो जाएगा, किस बिल के टुवर्ड्स उसने पेमेंट किया, ऐसा एजम्पशन किया जाएगा. कैन यू टाइप दैट आंसर? बच्चों यू आर राइट. फर्स्ट बिल का मतलब जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट सबसे पहले आता है. एम आई राइट? आप वही बोलना चाहते हो? जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट सबसे पहले आ जाए. ओके मतलब तो वही निकलता है ना आपका फर्स्ट बोलने का मतलब. ओके जिस बिल का ड्यू डेट सबसे पहले आ जाए, पेमेंट इज गिवन टुवर्ड्स दैट डेट, दैट बिल, ऐसे अजम्पशन किया जाएगा एंड उस बिल को डिस्चार्ज किया जाएगा. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. क्यों बच्चों इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेमेंट करते समय बच्चों डेटर ने, ड्रॉई ने पेमेंट किस बिल के टुवर्ड्स एडजस्ट करना है ऐसा इंडिकेट नहीं किया है. तो बच्चों ऐसे केस में सेक्शन 60 अप्लाई हो जाएगा. आई थिंक कुछ बच्चों ने कैच कर लिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो क्या लिखा है बच्चों, सेक्शन 60. कैन यू सी द नोट्स? नोट्स दिख रहा है सबको? ओके ओके. वेयर डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, यानी डेटर ड्रॉई ने बच्चों इंटीमेट करने को ही भूल गया, and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor. तो बच्चों ये लाइन का क्या मतलब हुआ? क्रेडिटर पहले यानी कि ड्रॉवर पहले उसी बिल को टुवर्ड्स वो पेमेंट एडजस्ट करेगा जो एक्चुअल में ड्यू हुआ है एंड लॉफुली ड्यू हुआ है, where its recovery is or is not barred by law in force for time being as to the limitation of suits. बच्चों लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ा, whether its recovery is or is not barred by the law in force for time being as to limitation of suits. Do you understand what is limitation of suits? मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, याद करो. एक ड्रॉवर ड्रॉई से, एक क्रेडिटर से, डेटर से अपना पैसा लीगली कितने साल के अंदर वसूल कर सकता है? पढ़ाया था कि नहीं मैंने? 3 years, यानी आफ्टर 3 years the debt becomes time barred. I hope you remember that word, time barred. The debt becomes time barred and time barred debts cannot be recovered. मालूम है ना आपको, बैड डेब्ट्स हो जाता है वो, फिर वो लीगली हम रिकवर नहीं कर सकते. लेकिन बच्चों जब हमने सेक्शन 60 पढ़ा, कुछ ध्यान दिया आपने? सेक्शन 60 में क्या लिखा है?
उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि अगर ड्रॉई पेमेंट करता है एंड ड्रॉई किस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट वो पेमेंट कर रहा है, ऐसा ड्रॉई अगर इंडिकेट नहीं करता तो आपको लगता नहीं क्रेडिटर उस पेमेंट को उस बिल के अगेंस्ट पहले एडजस्ट करेगा जो टाइम बार्ड हो गया है? डोंट यू थिंक ही विल गो फॉर दैट? हेलो? क्योंकि उसको मालूम है कि बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए आई हैव द टाइम टू फाइल सूट 3 years। तो आपको लगता नहीं वो डेटर से मिले हुए पैसे को पहले उस डेप्ट को क्लियर करेगा जो टाइम बार्ड हुआ हो? बाद में अगर डेटर आके रोते हुए बोलेगा अरे तुमने वो पुराने बिल को लेकर एडजस्ट किया, बताया नहीं, ऐसा क्यों किया, तो हम क्या बोलेंगे उसको? तूने पेमेंट करते समय बोला भी तो नहीं ना कि इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है। मुझे लगा जो लीगली पहले ड्यू हुआ था पहले उसको ही कवर कर लूँ मैं। बोलोगे कि नहीं ऐसे? यानी बच्चा आपको चांस मिल गया एक तरह से। गेटिंग दैट? वो लाइन देखो जरा, समझ लो अच्छे से क्या लिखा है। एक बार फिर रीड करता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दैट लास्ट लाइन। वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट or there are no other circumstances indicating to which the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion। क्रेडिटर को जैसा चाहिए वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। तो एनी लॉफुल डेब्ट एक्चुअली ड्यू and payable to him from the debtor, whether its recovery is or is not barred by the law in force for time being as to the limitation of suits। जरा मुझे आपसे थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए बच्चों। लैंग्वेज इज वेरी हाई, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माय रीडिंग। आर यू गेटिंग सेक्शन 60 व्हाट इज रिटन? And are you getting difference between section 59 and 60? Please comment on that also। सेक्शन 59 एंड 60 का डिफरेंस भी समझ में आया कि नहीं आप? इफ नॉट प्लीज लेट मी नो। ओके, सो वेरी गुड फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। तो बच्चों, नाउ वी हैव द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 61, बराबर है? इसमें एक्चुअली दो रूल एक साथ दिया है उन्होंने। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। मान लो कि बच्चों इसमें भी वही जो सेक्शन 60 कहता है बच्चों, उसी हिसाब से सब चल रहा है, लेकिन लिखा क्या है देखो। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स मतलब ना तो डेटर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करो, ना ही क्रेडिटर अपना दिमाग चला रहा है कि मैं पहले कौन सा बिल को एडजस्ट करूं। दोनों अपना अपना अप्रोप्रिएशन नहीं यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट लॉ क्या हो जाएगा, देखो जरा पढ़ते हैं। व्हेन नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, मान लो दोनों, ना डेटर के तरफ से कोई इंडिकेशन आया ना क्रेडिटर के तरफ से कोई इंडिकेशन आया कि मैं पेमेंट जो रिसीव कर रहा हूँ इस प्रकार से एडजस्ट करूंगा। व्हेन नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड in discharge of debts in order of time। बच्चों what do you mean by in order of time? Can you type the answer? ऐसे केस में बच्चों जहां दोनों पार्टियों ने अप्रोप्रिएशन नहीं किया हो, एडजस्टमेंट का तरीका नहीं डिस्कस किया हो, डिसाइड किया हो, उस वक्त बच्चों डेटर द्वारा दिया गया पेमेंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा? इन ऑर्डर ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय इन ऑर्डर ऑफ टाइम? इन ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब
जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का, चलो कैन यू कंप्लीट, जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट फर्स्ट आएगा। अभिशंकर ने तो अकाउंटिंग वर्ड यूज कर दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या वेरी गुड। जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का या बिल का ड्यू डेट पहले आएगा वो बिल का एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके, यू आर राइट। फिर चाहे बच्चों दैट पर्टिकुलर बिल इज बार्ड बाय लिमिटेशन और नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों टाइम बार डेप्ट हो या टाइम बार डेप्ट ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर है, आप ऑर्डर ऑफ टाइम से चलो। जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट कम्स फर्स्ट, डेटर द्वारा दिया गया पेमेंट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स दैट बिल जिसका ड्यू डेट बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज से पहले आता है। बट बच्चों माय लास्ट क्वेश्चन, अगर 3 बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट एक ही दिन को आ रहा है तो मान लो 3 बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट एक ही डेट को है, तो अब अगर डेटर ने ऑन अकाउंट कुछ पेमेंट किया तो आप किस बिल के टुवर्ड्स एडजस्ट करेंगे? 3 बिल का ड्यू डेट एक ही दिन है तो आप किस बिल के टुवर्ड्स एडजस्ट करेंगे? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? अभिशंकर सेड एनीवन। अभिशंकर ने एक आंसर दिया कि सर कोई भी एक बिल को आप एडजस्ट कर दीजिए। बराबर है। व्हाट अबाउट अदर? लांस ने क्लियर कट कहा है कि द बिल विच वाज ड्रॉन ऑन फर्स्ट ऑन दैट डे। कुसुम का भी वही आंसर है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अभिशंकर, भाविका, लांस, कुसुम, आपका आंसर यहाँ सही नहीं है। 3 बिल ऑफ एक्सचेंज है, तीनों का ड्यू डेट एक ही दिन आता है। अगर ये बहुत ही सरप्राइजिंग एंगल है, ध्यान दो। तीनों बिल का अगर ड्यू डेट एक ही दिन आता है तो बच्चों डेटर जो भी पेमेंट करेगा दैट विल बी appropriated proportionately. I hope you understand the word proportionately. यानी तीनों बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट बच्चों प्रोपोर्शनेटली वो पैसा एडजस्ट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय डिस्कशन? आप बोलेंगे कोई एक बिल को एडजस्ट करो, ऐसा नहीं। ड्रॉई से, डेटर से मिला हुआ पेमेंट विल बी अप्लाइड टू ऑल द 3 बिल्स इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनेटली बच्चों तीनों बिल में एडजस्ट किया जाएगा। चलो मान लो बच्चों पहला बिल 20,000 का था, दूसरा बिल 10,000 का था एंड तीसरा बिल जो है वो भी 10,000 का था। तो बच्चों बताओ पहले प्रोपोर्शन क्या हुआ, रेशियो क्या निकलता है तीनों बिल का? 2:1:1। एम आई राइट? तो आप बताओ, मुझे ये बताओ, एक 20,000 का बिल है, एक 10,000 का है, तीसरा भी 10,000 का है। अब अगर मैं कहूँ सामने वाले ने 10,000 रुपये का पेमेंट किया ऑन अकाउंट, ड्रॉई ने 10,000 का पेमेंट किया ड्रॉअर को, ये रखो ऑन अकाउंट, तो आप बताओ कैसे एडजस्ट होगा? तीनों बिल का ड्यू डेट एक ही है, कैसे एडजस्ट होगा? कोई एक बिल 10,000 वाला उड़ा देंगे क्या हम लोग? ये खत्म करो बाकी दो रखो? नहीं, पहले बिल के अगेंस्ट 4,000, नहीं, 10,000 का पेमेंट किया है ना। कुसुम वापस जरा कंफर्म करो। हाँ, अभिशंकर, प्रियांशु, हितेन, पार्थ, भाविका, सभी ने आंसर सही लिखा है। कुसुम जरा देखो क्या मिस्टेक हुआ है आपसे, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी देखो सब सही आंसर दे रहे हैं। तो बच्चों मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ सेक्शन 61 में, क्लियर हुआ क्या? एक काम करते हैं, लेट अस रीड दैट लास्ट लाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन।
लाइन पे जरा ध्यान दो, देखो समझ में आता है कि आपको क्या लिखा है लास्ट लाइन में। इफ द डेब्ट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, इफ द डेब्ट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, इसका मतलब नॉट इक्वल अमाउंट, इसका मतलब इक्वल अमाउंट नहीं, इसका मतलब सभी डेब्ट्स की ड्यू डेट एक ही दिन आ रही है, बराबर है, ऐसे अजम्पशन करना है। So if the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. जैसा अभी आपने 5000, 2500, 2500 आंसर दिया, ये क्या था बोलो? आपने उस पेमेंट को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया एंड तीनों बिल में थोड़ा थोड़ा पेमेंट डिस्चार्ज हो गया। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज तीनों बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट एक ही दिन आ रहा है। तो बच्चों, shall I assume section 61 is also clear? Shall I assume that? I think no doubt to us. Okay. So what is written now here? One minute. So let's start. बच्चों, now next heading which you can see on your screen. आवाज आ रही है बच्चों? Okay. Okay, let us start. बच्चों, next heading which you can read there, contracts which need not be performed. एंड इस बार कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं होंगे बच्चों, उसका रीजन क्या होगा? व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी परफॉर्म? आंसर इज विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। बोलेंगे सर क्या बताएं, हमको नहीं समझा, बता रहा हूँ बच्चों। यू टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के कंसेंट की वजह से होता है कि नहीं? कोई भी एग्रीमेंट दो लोगों की कंसेंट होगी तभी होता है। आंसर देते चलो। तो बच्चों, जब दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? जब दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वही दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल भी तो कर सकते हैं। यू एग्री विद दिस लाइन आल्सो? अगर म्यूचुअल कंसर्न से एग्रीमेंट बनता है तो म्यूचुअल कंसर्न ऑफ बोथ द पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसल भी हो सकता है। दो लोग मिलके शादी करते हैं तो दो लोग मिलके डिवोर्स भी तो ले सकते हैं। क्या डिवोर्स लेने के लिए मना है क्या? नहीं ना। तो बच्चों, हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड ड्यू टू परफॉर्मेंस, एक हमने रीजन देखा। फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, है कि नहीं? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों डिस्चार्ज होने जा रहा है, वो डिस्चार्ज होने का रीजन क्या? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। दो लोग एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वही दो लोग एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी रहे हैं, और म्यूचुअल कंसर्न से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं।
दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं तो वही दो लोग मिलकर म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं। तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के लिए दोनों पार्टियों की कंसर्न थी। आपको बेसिक आइडिया समझ में आया क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ? ओके, सो आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एग्रीमेंट या बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो बच्चे इसमें कुछ नए टर्म्स आपके सामने आएंगे जो शायद आपने पहले नहीं भी पढ़े हों, बराबर है, जरा ध्यान देना। कुछ पढ़े भी है, कुछ नहीं भी पढ़े आपने। बच्चों उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, सेंटेंस से ही पता चल रहा है। देखो यानी कॉन्ट्रैक्ट बना था अभी लेकिन वो परफॉर्म नहीं करना है। क्यों नहीं परफॉर्म करना है? तो दोनों पार्टियों ने आपस में डिसाइड कर लिया। ओके, चलो देखो, under this heading we shall discuss the principles of novation, but you can see the new words now: novation, rescission, alteration. The law is contained in section 62 to 67 of the Contract Act. यानी बच्चों कितने सेक्शंस नए पढ़ने जा रहे हैं हम? 62, 63, 64, 65, 66, 67, टोटल 6 ना? 62, 63, 64, 65, 66, 67, टोटल 6 नए सेक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। इन दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स। आप बोलेंगे सर हमने तो 3 ही प्रिंसिपल पढ़े अभी, नोवेशन, रिसिशन, ऑल्टरेशन। तो एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 प्रिंसिपल्स। We have novation, we have rescission, alteration, and fourth one is remission. remission करके है जो आई थिंक ऊपर लिखा नहीं बट आगे डिस्कशन में आएगा। तो बच्चों क्या लिखा है देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, यानी कि 1 पॉइंट देखो, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसिशन एंड ऑल्टरेशन। रेमिशन को कवर नहीं किया है। सेक्शन 62 जनरली क्या कहता है देखो, if the parties to a contract agree to substitute new contract for it। बच्चों पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का अगर दोनों पार्टी एग्रीमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो बच्चों इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन। पुराना तोड़ के नया बनाना, नोवेशन नया, नोवेशन नोवेल्टी नया, पुराने की जगह नया, नोवेशन। बच्चों दूसरा रिसिशन, और टू रिसाइंड इट। व्हाट इज बाय रिसिशन? ये वर्ड तो आपने पहले भी पढ़ा है। रिसाइंड मतलब पढ़ाया हुआ है बच्चों। क्या दोनों पार्टी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हैं? रिसाइंड मतलब कैंसल कर सकते हैं एंड उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। एंड ऑल्टरेशन और ऑल्टर इट। व्हाट दिन बाय ऑल्टर इट? ऑल्टर इट में क्या होगा बच्चों, मेन कॉन्ट्रैक्ट वही रहेगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट वही रहेगा, ओनली देयर विल बी सम चेंज इन द क्लॉज और सम टर्म्स एंड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल बच्चों, इफ आई से यू देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी सी, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर बच्चों पार्टनरशिप फर्म बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाया, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किया। बच्चों इनके पार्टनरशिप डीड को बनाना मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? आंसर देते चलो। इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि नहीं? हेलो, तीनों ने पार्टनरशिप फर्म बनाया मतलब बच्चों एग्रीमेंट किया तीनों ने। एंड बच्चों मान लो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1:1।
बाद में बच्चों 2 साल बिजनेस करने के बाद उनको पता चला कि पार्टनर सी कंट्रीब्यूशन उतना नहीं करता है, मेहनत उतना नहीं करता है जितना करना चाहिए। तो 2 साल के बाद इन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में एक टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया, क्लॉज। क्या 3rd ईयर से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रहेगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया क्या इन्होंने? नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज चेंज किया कि नहीं, बाकी सब वही है ना। तो इसका मतलब बच्चों ये नोवेशन है, रिसीशन है या ऑल्टरेशन है? ऑल्टरेशन। तो आई होप आपको फिलहाल 3 जो प्रिंसिपल्स की आइडिया दी जा रही है बच्चों, अभी आप पढ़ के भी समझेंगे। ये तो अभी मैं अपने एंगल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको। सोचा पहले कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए, तो बाकी का तो डिस्कशन होते ही रहेगा। तो मुझे ये बताइए, नोवेशन मतलब क्या? पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करके उसके जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तो इसका मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसल हुआ वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए हम? पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो इसका मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अभी शंकर ने आंसर लिख दिया है पहले ही, बाकी लोग भी लिखो। इसका मतलब बच्चों पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज। पुराना मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? कैन आई यूज द वर्ड ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट? यस। सेम वे बच्चों, अगर रिसीशन होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ देते हो एंड उसके जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इच्छा नहीं है आपकी, इसका मतलब बच्चों जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, म्यूचुअल कंसर्न से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपस में बैठकर सहमति से, बच्चों इसका मतलब दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ डिस्चार्ज। व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्चार्ज? रेसिशन, प्रिंसिपल ऑफ रेसिशन। अब मुझे बच्चों एक और सवाल पूछना है आपको। बच्चों जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्टर हुआ, पुराना कितना था? 1:1:1। नया कितना हो गया? 2:2:1। तो बच्चों 1:1:1 से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? उसको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ना हम, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब 1:1:1 रेशियो वाला जो क्लॉज है वो अपने आप क्या हो गया? वो अपने आप क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया कि नहीं? अब उसकी जगह पे बच्चों कौन सा नया रेशियो अप्लाई हो जाएगा? 2:2:1। एंड इन सब के पीछे रीजन क्या था? सभी लोगों ने आपस में मिल बांट कर ये डिसाइड किया, सभी पार्टनर्स के कंसर्न के साथ हुआ ये, सभी इसके लिए म्यूचुअली एग्री थे। तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट, 3 प्रिंसिपल्स आपके सामने, प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, रिसीशन एंड ऑल्टरेशन। तीनों में से कुछ भी हो जाए, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। दैट मीन्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। अब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वादा किया था करने का वो परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसल्ड विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब उसकी जगह पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. So, but now I can read that section 62. See what is written there. If the parties to a contract agree to substitute new contract for it, substitute word समझते हो ना? पुराने की जगह नया।
if the parties to a contract agree to substitute new contract for it or to rescind or alter it, the original contract need not be performed. That means original contract get automatically discharged. And what is the reason for discharge? Novation, rescission, alteration. But we have fourth principle also, but that we will discuss after completing these three. ओके तो फोर्थ का डाउट अभी नहीं पूछेंगे, तो कॉन्सेंट्रेट आगे क्या है बच्चों। सेक्शन 62, लेट अस एनालाइज सेक्शन 62। बच्चों अभी उन्होंने एकदम डिटेल में तीनों प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्लेन किया देखो अभी। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 62, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। बच्चों नोवेशन मतलब मीनिंग समझ में आ गया ना, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसकी जगह नया बनाना, सही है। ओके चलो, अगर वो मीनिंग क्लियर है तो बच्चों मैं जो भी रीड करूंगा आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट दिस पॉइंट very easily. The parties to a contract may substitute new contract for the old. I hope you agree with this. पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह जो पार्टीज है ना कॉन्ट्रैक्ट के, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करके उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एंड अगर उन्होंने ऐसा किया, इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया? नोवेशन, एब्सोल्युटली राइट, नोवेशन। तो बच्चों इसमें व्हाट अबाउट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, दैट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गेट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, दैट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गेट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। मुझे लग रहा है बच्चों आप जिस प्रकार से आंसर इमीडिएटली दे रहे हैं, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस इमीडिएटली। लेट मी रीड द होल थिंग अगेन। ऑन नोवेशन, नोवेशन में क्या होता है बच्चों, सेकेंड लाइन देखो पढ़ रहा हूं मैं। ऑन नोवेशन the old contract is discharged and consequently it need not be performed. जब क्या डिस्चार्ज हो गया तो परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। Thus it is a case where there being a contract in existence, some new contract is substituted for it. Now this is very important, either between same parties or between different parties, the consideration mutually being discharge of old contract. बच्चे जब भी नोवेशन ले करने का होगा, नोवेशन तभी पॉसिबल होगा जब नोवेशन के लिए ऑल द पार्टीज आर म्यूचुअली एग्रीड। एक भी ऑब्जेक्शन लेता है तो नोवेशन नहीं होगा। सभी पार्टीज आपस में अगर सहमति बनाते हैं कि let us cancel old one and let us substitute by new one, तभी म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं तो नोवेशन नाम का ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाए। बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पढ़ा, क्या नोवेशन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन द सेम पार्टीज? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या नोवेशन हमेशा सेम पार्टीज के बीच में होगा क्या? So what is your answer? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, नोवेशन कैन टेक प्लेस either between same parties or it can take place between different parties also. बराबर, मैं कैसे आपको बताता हूँ, बराबर एग्जाम्पल जरा ध्यान दो, एग्जाम्पल ध्यान दो। ओके बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों, राहुल सर हैज सोल्ड मी गुड्स वर्थ ₹10,000, so he is a creditor now, I am debtor and after 2 months मैं उनको पेमेंट करने वाला, 2 महीने बाद उनको पेमेंट करने वाला।
तो बच्चों ये मेरा एंड राहुल सर का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, मानते हैं ना? हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आई विल बी सेलिंग गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट एंड गिरीश यू विल बी मेकिंग मी पेमेंट आफ्टर 2 months। अब बच्चों 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है, तो बच्चों मयूर सर आ गए एंड मयूर सर, मैं एंड राहुल सर मिलकर एक और नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मयूर सर राहुल सर को क्या कह रहे हैं कि सर गिरीश सर जो 10,000 तुमको देने वाले हैं वो देने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ।